दोस्तों बात करें तो एप्पल के आईफोन 16 में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है और वो पता है यहाँ पर क्या होगा। एप्पल की A18 बायोनिक चिप का रहना। अब देखो यार, आपको सब बात पता है। यहाँ पे आईफोन 14 जब आया था तो उसमें 1 साल पुराना प्रोसेसर था। आईफोन 15 के अंदर भी आपको एप्पल की A16 देखने को मिलती है और जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है उसके अंदर A17 प्रो चिप थी। और एप्पल को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला आईफोन 14 और 15 के टाइम पे कि यार 1 साल पुराना प्रोसेसर आप क्यों डाल कर दे रहे हो, जबकि एंड्रॉइड में सारी कंपनीज अपना लेटेस्ट प्रोसेसर डाल कर देती है। अब देखा तो एप्पल को लगा कि अब यहाँ पे मौका आ गया है कि यहाँ पे हम अपने सारे फोन्स के अंदर एक ही चिप यहाँ पे डालें। अब इसका मेन मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एप्पल को क्रिटिसिज्म मिला है कि इसलिए उन्होंने किया, नहीं। एप्पल ने A18 बायोनिक चिप डालने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इस बार एप्पल अपनी एप्पल इंटेलिजेंस डाल रहा है और वो AI फीचर्स जो होंगे वो मोबाइल फोन के अंदर काफी सारी चीजें इंटरनली चलेंगी और उसके लिए प्रोसेसर उस कैपेबल होना चाहिए। क्योंकि बात करें तो आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में ही एप्पल इंटेलिजेंस आई है। इससे पहले जितने भी आईफोन से किसी में चीज नहीं आने वाली। इवन जो आईफोन 16 की लाइनअप होगी उसके अंदर इस चीज का सपोर्ट डालने के लिए A18 चिप को इंट्रोड्यूस किया गया है। और यहां पर देखा तो एक और खास बात है, जो एप्पल की A17 प्रो चिप थी जो आपको आईफोन 15 प्रो प्रो मैक्स में थी, उसके अंदर काफी सारे लोगों को हीटिंग इश्यूज यहां पे ऑब्जर्व हुए थे, जिस कारण से हीटिंग ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा एप्पल उसके ऊपर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। इसलिए एप्पल सारी चीजें फिक्स कर रहा है। TSMC को लेकर यहां पे उसकी नेक्स्ट जनरेशन 3nm टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है ताकि हीटिंग भी मैनेज रहे, एक अच्छी चिप बने और चिप का जो प्रोडक्शन होता है वो इतना अच्छे तरीके से रहे कि सभी आईफोन्स के अंदर वो यहाँ पे डाल दे। अब पिछले साल तो बात ये थी कि 3nm की चिप्स का जो यील्ड था वो बहुत ज्यादा कम था, इसलिए एप्पल को डिसीजन लेना पड़ता। लेकिन अब एप्पल को एप्पल इंटेलिजेंस प्रमोट करनी है और उसके लिए खास तौर पे एक पावरफुल NPU होना जरूरी है, वो डाला जा रहा है और 3nm बेस्ड यानी अच्छी बैटरी लाइफ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखा तो आईफोन 16 एक काफी बड़े चेंजेस के साथ आने वाला है और देखने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ पे आईफोन 16 के अंदर और क्या चेंजेस रहते हैं, क्योंकि इसके बाहर जाके हम बात करें तो आईफोन 16 के अंदर कोई ऐसे मेजर चेंजेस नहीं होने वाले। सेम वही कैमरा मिलने वाला है आपको। कैमरे का जो लेआउट होता है वो इस बार वर्टिकली हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एप्पल का जो विजन प्रो के लिए जो स्पेशल वीडियो होता है ना, उसका फीचर यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। ऐसे ही दूसरी कुछ चीजें माइनर चेंजेस होंगे लेकिन कोई बड़ा चेंज यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके कंपैरिजन में एंड्रॉइड के अंदर जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 है वो आपको आईफोन जब लॉन्च होगा सितंबर में उसके ठीक 1 महीने बाद देखने को मिल जाएगी। इवन गूगल अपना जो पिक्सल फोन होता है ना वो तो 1 महीने पहले अगस्त में यहाँ पे लॉन्च कर रहा है पिक्सल 9, जिसके अंदर AI फीचर वगैरह चीजें ऐसी दिखाएगा जो शायद एप्पल इंटेलिजेंस से भी बेटर हो। तो कहीं ना कहीं एप्पल के लिए जो मौका है ना इस पर थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा रहा है। जहाँ एप्पल इंटेलिजेंस के अलावा एप्पल के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बाकी जो कंपनीज हैं इस बार एंड्रॉइड के अंदर काफी ज्यादा कोशिश कर रही हैं यहाँ पे एप्पल से यहाँ पे लड़ने के लिए। खैर ये सारी बातें तो होती हैं यहाँ पे। इसके साथ ये बता देता हूँ कि एप्पल इंटेलिजेंस जो AI उन्होंने बनाई है ना, रिपोर्ट्स आ रही है कि शुरुआत में तो उस चीज़ को फ्री रखा जाएगा लेकिन इसके बाद इसके काफ़ी सारे फीचर को सब्सक्रिप्शन बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि एप्पल को भी यहाँ पे पैसा बनाना और एक नई टाइप की एप्पल अपनी सर्विस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता है। खैर ये रूमर है, इस टाइप की बातें अभी तक ऑफिशियली एप्पल ने कन्फर्म नहीं करी हैं, लेकिन फिर भी देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या होता है और क्या एप्पल AI अगर यहाँ पे पेड हो गई एप्पल इंटेलिजेंस तो कितने लोग होंगे जो एप्पल इंटेलिजेंस के लिए सबसे पहले तो उन्हें आईफोन 16 भी कर लेंगे और उसके बाद एप्पल इंटेलिजेंस का सब्सक्रिप्शन प्लान भी लेंगे। कुछ ज्यादा पैसा चार्ज नहीं कर रहा एप्पल यहाँ पे। और इसी के साथ ही बात करें तो यार इस हफ्ते एक बहुत बड़ी चीज हो गई है और वो हो गई है टेलीकॉम की टैरिफ हाइक। फाइनली जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया तीनों ने ही अपने प्लान्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर दिए। अब आप कोई भी नया रिचार्ज यहाँ पे कराएंगे तो आपको जो रिचार्जेस होते हैं वो आपको पुराने वाले अब देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ नए वाले आ रहे हैं। और देखा जाए तो 10% से लेकर 27% के बीच का हाइक हुआ है। इवन बात करें तो सारी चीजें बहुत जल्दी हुई, सिर्फ 24 घंटे के अंदर तीनों ही कंपनीज ने राइज कर दिए प्राइसेस। सबसे पहले जियो ने राइज करे, फिर एयरटेल ने इंक्रीज करे अपने प्राइस, उसके बाद यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने। अब देखा जाए तो सिर्फ एक कंपनी बची जिसने अपने प्राइस हाइक नहीं किया, वो है BSNL, जो अभी भी काफी अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड कर रही है। लेकिन हालांकि उसके साथ ये कि हर जगह उसका जो नेटवर्क है उतना कंसिस्टेंट नहीं है और इस साल उनका प्लान है कि 4G को अच्छे तरीके से डिप्लॉय करेंगे और अगले साल 5G को लेकर आएंगे। वहीं बात करें जियो और एयरटेल की तो इनकी लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही थी। 2017 में जियो ने जो अपने प्लान्स निकाले थे और आज के जो प्लान्स उसमें कंपेयर करें तो तकरीबन 40% से ज्यादा का हाइक हो चुका है। अब मैं आपको बता सकता हूं जो सस्ता टैरिफ रेट था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब कभी भी दोबारा से सस्ता नहीं होने वाले, महंगे रेट में ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी चीजें और आने वाले समय में चीजें इंक्रीज होंगी, क्योंकि ये जो कंपनीज अब धीरे धीरे मार्केट में रहेंगी और ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ पे बनाती रहेंगी। इसके साथ अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे लगता है सीरियसली जरूरत है किसी एक और टेलीकॉम प्लेयर की, क्योंकि जब जियो नहीं था तब भी सारी चीजें चल रही थी, जियो आया उसके
बाद आपको सस्ते रेट में देखने को मिला, और उसके बाद जो एग्रेसिवनेस थी वो थोड़ी सी यहाँ पर कम हो गई। उसके बाद अब वो थोड़े पैसे के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा है। और देखा जाए तो इनके जो ARPU रहेगा यहाँ पर काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी एयरटेल को और जियो को, क्योंकि इनका यूजर बेस काफी बड़ा है तो उससे वो ज्यादा पैसा बना पाएंगे। वोडाफोन आइडिया का यूजर बेस थोड़ा सा कम है, लेकिन लगता नहीं है कि वो शायद उतना ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर इस चीज का उठा पाए। हो सकता है काफी सारे लोग वोडाफोन आइडिया का जो सिम कार्ड होता है वो शायद थोड़ा बंद भी करें। यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि इंटरेस्टिंग की यहाँ पे क्या चलता है। और BSNL के साथ देखने वाली बात है कि अगर वो इस समय सही तरीके से खेल गया, सही प्राइसिंग पे लेकर आ गया तो शायद मार्केट में काफी अच्छा काम कर सकता है। खैर ये एक चीज है जो यहाँ पर होने वाली है। खैर बात करें तो उसके साथ एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है, जैसे कि इंडिया की एक सोशल मीडिया ऐप थी कू। आपको याद है 2021 में कू ऐप जो थी वो मार्केट के अंदर उसने खूब हाइप मचाई थी। अब कू ऐप का देखो हवाबाजी का तरीका सिर्फ ये था कि उस जमाने में ट्विटर जो था वो बंद होने वाला था और इंडिया में जो बैन लग रहा था ट्विटर के ऊपर, उसको देखते हुए कू ऐप को उतारा गया था। और कू ऐप का मेन मकसद ये था कि हमने पूरे का पूरा ट्विटर को यहाँ पे कॉपी कर लिया है और ट्विटर यहाँ पर बैन होता है तो आप हमारी कू ऐप पे आ जाए। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि ट्विटर इंडिया से बैन नहीं हुआ और जो ट्विटर होता है उसका नाम पिछले साल अब एक्स हो गया है। और ऊपर से कू देखा जाए तो यूजर बेस उसके पास एक्टिव बचा नहीं, और कुल मिला के बाद देखा जाए तो अब वो जो है वो पूरी तरीके से बंद हो रही है। और देख के ऐसा नहीं लगता कि इंडिया के अंदर आपको यहाँ पे खुद की सोशल मीडिया ऐप कभी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया में क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे ज्यादातर जो बिजनेसमैन थे, जो स्टार्टअप्स थे ना, वो लोग एग्जैक्टली मैं बताऊँ क्या कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि सामने वाली जो ऐप रहती है ना उसको एज इट इज लिया और अपनी ऐप को यहाँ पे कॉपी कर दिया। यानी कि अगर सामने इंस्टाग्राम चलता है तो उसका कॉपी वर्जन निकाल दिया, यानी कि जो चीजें चल रही थी आप उसी को ही रेप्लिकेट कर रहे हो। देखो इस टाइप की चीजें चाइनीज मार्केट के अंदर चल जाती है, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर चला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना के अंदर अगर आप यूट्यूब ही बैन है तो अगर आप यूट्यूब का एक क्लोन बना कर ले आओगे तो वो चल जाएगा। ट्विटर बैन है तो ट्विटर का अगर क्लोन वेबो आएगा यहाँ पे वो चल सकता है। इंडिया में चीज चला पाना मुश्किल है। इंडिया में अगर आप कॉपी कर रहे हो बिना किसी ओरिजिनल थॉट और इनोवेशन के तो उस चीज को चला पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और यही एक प्रॉब्लम है काफी सारी इंडियन टेक कंपनीज के साथ। काफी सारी कंपनीज बाहर से आइडियाज तो कॉपी करती है, लेकिन उसको इंडिया के हिसाब से अडेप्ट और इंडिया के हिसाब से इनोवेट अगर कर दे तो चीज़ें यहाँ पे बदल सकती हैं। अगर कू ऐप यहाँ पे कुछ कोशिश करती, कुछ नई चीज़ लेकर आती जो उससे पहले हमने देखी नहीं तो इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करती, तो यार क्या ही बात होती है यहाँ पे। तो खैर ये चीज़ थी कू ऐप के बारे में। इसके साथ ही अब बात कर सकता हूँ यहाँ पे एक प्रोसेसर से रिलेटेड कंट्रोवर्सी का। मार्केट में अब एक फोन आने वाला है CMF फोन 1, उसके अंदर प्रोसेसर है Dimensity 7300, लेकिन लोग का कंफ्यूजन है कि जो नथिंग का फोन 2A आता है वहाँ पे Dimensity 7200 है। अब देखा तो नाम से तो लगता है कि 7300 ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन सच्चाई बात है कि 7200 आज भी ज़्यादा पावरफुल है और जो Dimensity 7300 है वो थोड़ा कम पावरफुल है। बेसिकली मीडियाटेक ने जो नेमिंग स्कीम रखी है ना वो थोड़ी सी गलत रखी है, और जो 7300 है उसका आर्किटेक्चर काफी सिमिलर है Dimensity 7050 से, जो आपको पिछले साल के फोन्स में देखने को मिला था। और बस डिफरेंस ये कि जहां वो प्रोसेसर 6 nm पे था 7300 4 nm पे, यानी कि जो पुराना प्रोसेसर था वैसी परफॉर्मेंस लेकर आएगा, लेकिन जो पावर एफिशिएंसी जो बैटरी लाइफ होगी वो थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। और हाँ, अंडर 28,000 में अगर ये फोन अगर आता है 15-16 हजार जो प्रिडिक्शन चल रहा है CMF फोन 1 का, तो उस हिसाब से एक अच्छा प्रोसेसर हो सकता है। लेकिन मार्केट करना कि प्रोसेसर सुपीरियर है ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि 7200 से तो सुपीरियर नहीं है। हालांकि स्नैपड्रैगन 695 से तो काफी अच्छा है। इवन बात करें तो स्नैपड्रैगन 695 का भी रीब्रांड वर्जन फिर से निकाला जा रहा है। तो यार ये चिप कंपनी से ना थोड़ा सा बेवकूफ बना रही है लोगों को। एक प्रोसेसर का नाम बदल के थोड़े बहुत चेंजेस करके निकालेंगे तो चीजें नहीं चलेंगी। उन्हें नेमिंग स्कीम को यहाँ पे सही करने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइप से क्या होता है पता है, जो रेगुलर कंज्यूमर होता है ना जिसको ज्यादा पता नहीं वो कंफ्यूज हो जाएगा। किसी को तो ये लगे कि 7200 इसमें 7300 इसमें तो 7300 ज्यादा फास्ट होगा, पर ऐसा नहीं। तो हाँ यार दोस्तों, यार ये एक चीज थी जिसके बारे में मैंने बात करी यहाँ पे आपसे, और आज के इस पॉडकास्ट में मैंने इन्हीं टेक न्यूज को यहाँ पे कवर किया है। बाकी मैं आपसे अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर मिलता हूँ। थैंक यू बने रहने के लिए। गुड बाय।